अच्छा, इसके क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के ग्राफ के बारे में बताया जाता है कि ग्राफ इसका किस तरह से होता है। तो जो आपके पास लीनियर जो होता है, आपके पास लीनियर इक्वेशन होती है। लीनियर इक्वेशन का हम आपने याद रखना है कि ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, तो वो किसी भी फॉर्म में स्ट्रेट लाइन हो सकता है। लेकिन जो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसका ग्राफ हमेशा आपके पास पैराबोला होता है। वो या तो अपवर्ड होगा, ठीक है, इस तरह से, या फिर वो डाउनवर्ड होगा। अच्छा, क्वेश्चन अब ये क्या आता है, क्वेश्चन ये, अगर ये क्वेश्चन या तो फिर ये देता है, अगर ये क्वेश्चन ना दे तो दूसरा वो क्वेश्चन ये दे देता है कि पैराबोला जो ग्राफ है वो अपवर्ड कब होगा और डाउनवर्ड कब होगा। ये ठीक है, ये क्वेश्चन दे देता है। तो अगर आपके पास इस जगह पे ये जो ए, ये वाली वैल्यू है, ये अगर ए आपकी ग्रेटर देन 0 होगी, उस केस में ये पैराबोला जो है ना वो अपवर्ड होगा। अगर ये आपके पास ए की वैल्यू जो है वो लेस देन 0 होगी तो ये डाउनवर्ड होगा आपके पास पैराबोला का ग्राफ। ठीक है, ठीक है, इतनी सी इसमें बात है। बाकी हम नेक्स्ट रूट पे आ जाते हैं। रूट्स अगर हमने फाइंड करने होते हैं, सबसे पहले उसका रूट्स को फाइंड करने का कंडीशन ये है कि वो आपके पास इक्वेशन क्वाड्रेटिक होना चाहिए, लाइक ax² प्लस bx+c होना चाहिए। ठीक है, अब रूट्स फाइंड करने के लिए क्या हमारे पास फॉर्मूला आता है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b² -4ac/2a। अब यहाँ से इसके रूट्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये बस इसका एक फार्मूला है। और बाकी इसके अंदर, ठीक है, बाकी इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। प्रॉपर्टीज़ में वो वन बाय वन बता देता हूँ, सिंपल सी प्रॉपर्टीज़ में क्या बता रही हैं आपके पास। अच्छा, प्रॉपर्टी से पहले ना इसमें सम ऑफ रूट्स है और प्रोडक्ट ऑफ रूट है। सम ऑफ रूट क्या कहता है आपके पास, यही अब स्टेटमेंट को ले लेते हैं। सम ऑफ रूट क्या कहता है, सम ऑफ रूट का फॉर्मूला आता है s इज इक्वल टू -b/a। यानी आपकी इसके अंदर b की वैल्यू भी है आपके पास और a की वैल्यू भी है। ये आपके पास b है और ये आपके पास a है। ठीक है, इस दोनों की वैल्यू को पुट करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा। अगर हम प्रोडक्ट की बात करते हैं तो जो प्रोडक्ट होता है उसका फॉर्मूला सी ऑफ ए होता है। ठीक है, तो अगेन इसमें सी ऑफ ए पुट करेंगे तो ये आपके पास प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको प्रोडक्ट और सम, ये दोनों चीज़ों का आपको इसमें पता होना चाहिए। हाँ, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और क्वेश्चन, ये मैं ना क्वेश्चन के पॉइंट से सारी चीज़ें बता रहा हूँ जो कि क्वेश्चन हमें पूछ सकता है वो क्वेश्चन। अच्छा, वो समटाइम ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि आपके पास सम ऑफ और प्रोडक्ट ऑफ रूट दोनों दिए होते हैं, तो वो कहते हैं कि इसकी क्वेश्चन फाइंड बताएं कौन सी इसके ऊपर क्वेश्चन जो है ना वो अप्लाई होगी। वो क्वेश्चन इस तरह से होता है कि x² माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके अंदर मुझे पता है कि यहाँ पे जो s है वो क्या शो कर रहा है, वो सम को शो कर रहा है। तो ये जो p है ये मेरे पास प्रोडक्ट को शो कर रहा है। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यूज को आपने इस फॉर्मूला से फाइंड करके, यहाँ अगर उसने दिया होगा तो फिर देन वेल एंड गुड है, अगर ना दिया हो तो फिर आप फाइंड करके उसमें पुट करेंगे तो वो फिर आपके पास उसकी इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है जी, बस ये चैप्टर की ये दो मेन पॉइंट्स जो है ना वो यहाँ पे कवर हो गए। इसके बाद एक लास्ट में डिस्क्रिमिनेंट की बात कर लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर ना डिस्क्रिमिनेंट को पहले तो साइन शो तो पता होना चाहिए। ये कौन सी इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। इक्वेशन जिसके ऊपर क्यूबिक इक्वेशन होती है, क्वाड्रेटिक होती है, लीनियर होती है। लीनियर का आपके जो पावर होती है वो 1 होती है। ठीक है जी। अच्छा, अच्छा, यहाँ पे मैं फंक्शन की डोमेन और रेंज का थोड़ा सा मैं और चीज़ें ऐड करनी है। अच्छा, मुझे बता दें, ये क्लियर हो गया आपको ये क्वेश्चन का कि क्वाड्रेटिक किस तरह से है। अच्छा, डिस्क्रिमिनेंट का मैंने बताया था। ठीक है जी, x² माइनस sx, ये बिल्कुल ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपके पास। अच्छा, उसके बाद मैंने डिस्क्रिमिनेंट का बताया था कि इसके सबसे पहले आपको साइन डिनोट करने का पता होना चाहिए। DISC के डिनोट करते हैं इसको, या फिर हम D से डिनोट करते हैं, या फिर हम डेल्टा से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये तीन इसकी बातें आ गई यहाँ पे। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है D इज इक्वल टू b² -4ac। ये अगर आपके पास पास वेक्टर गिवन हो और उनकी इक्वेशन बनानी हो तो कैसे बनती है।
ठीक है, ये वो क्वेश्चन बिल्कुल ये वही क्वेश्चन है। ये आपने ना एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, अगर आपके पास फैक्टर गिवन होंगे ना, सम ऑफ फैक्टर या प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर के दोनों फैक्टर्स गिवन होंगे, तो आप यहाँ उसके वैल्यू फाइंड करेंगे। वैल्यू फाइंड करके आपने पुट करनी है, तो उसकी जो है वो क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगी। अच्छा, डिस्क्रिमिनेंट का मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया। इसके 3 पॉइंट्स हैं डिस्क्रिमिनेंट के। सिर्फ 3 पॉइंट्स के ऊपर ही सारा इसका टॉपिक डिपेंड कर रहा है। पहला इसका पॉइंट ये है कि डिस्क्रिमिनेंट आपके पास ज़ीरो कब होता है, यानी डी जो है ना वो ज़ीरो कब होता है। अगर आपके पास जो रूट्स होते हैं किसी भी क्वेश्चन, यानी कि मैं अगर यहाँ पे एक रेफरेंस के लिए क्वेश्चन ऐड कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x, अगर इसके रूट्स रियल होंगे और रिपीटेड होंगे, रियल होंगे और रिपीटेड होंगे, ठीक है, तो आपके पास डिस्क्रिमिनेंट स्ट्रेट अवे ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, और अगर सेकंड इसका पॉइंट ये है कि अगर मेरे पास जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है वो ग्रेटर दैन ज़ीरो होगी, ठीक है, या आप ये कह लेंगे अगर आपके पास जो रूट्स हैं, जो रूट्स आपके पास होंगे वो रियल तो होंगे लेकिन इक्वल आपस में नहीं होंगे। ठीक है, रियल होंगे लेकिन फिर वो अनइक्वल होंगे, तो उस केस में आपके जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन ज़ीरो होगी। ठीक है, और इसकी थर्ड जो पॉइंट है वो ये कहता है कि अगर आपका जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है वो लेस देन ज़ीरो है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू तो फाइंड कर सकते हैं ना इस फार्मूला से, बी स्क्वायर माइनस 4ac से। अगर आप इससे वैल्यू फाइंड करते हैं और वो लेस देन ज़ीरो आती है, तो मोस्ट प्रोबेबल जो चांसेस है ना वो ये होंगे कि इसके जो रूट्स होंगे ना वो अयोटा के फॉर्म में आ रहे होंगे, यानी कि वो कम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में उसके जो है ना रूट्स फाइंड हो रहे होंगे। ठीक है, तो ये बस इसके अंदर कुछ चीज़ें, और ठीक है। अच्छा जी, रूट्स का भी यहाँ पे हमारे पास हो गया, डिस्क्रिमिनेंट का भी हो गया, और उसके बाद इस चैप्टर में ठीक है, इसमें ना ग्राफ का मैं 2-3 पॉइंट्स हैं वो मैं बता दूं। अच्छा, यहाँ पे ना रूट्स के कुछ मुझे बता दें, अगर ये किसी को ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, रूट्स पॉजिटिव वगैरह कब होते हैं। शुभ एक बार क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, ठीक है, ये इसको मैं कर देता हूँ क्यूब रूट वाला यूनिटी को। अच्छा, यहाँ पे ना मैं रूट्स का थोड़ा सा बता दूँ कि रूट्स के जो ना साइन वगैरह किस तरह से पॉजिटिव और किस तरह से होते हैं, उसके बाद क्यूब रूट को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा जी, इधर एग्जांपल ले लेते हैं बल्कि यहाँ पे, ये पहला पॉइंट है। वो कहता है कि हमारे पास रूट्स है ना वो पॉजिटिव कब होंगे। ठीक है, पॉजिटिव कब होंगे, जब मेरे पास जो है ना जो डी है डिस्क्रिमिनेंट है उसकी वैल्यू ज़ीरो से ग्रेटर होगी, पहली बात, और दूसरी बात जो हमारे पास ए और सी है अगर वो दोनों सेम होंगे, ठीक है, उनके यानी कि हमारे पास साइन जो है ना वो दोनों को सेम होंगे, तो उस केस में क्या होंगे, रूट्स हमारे पास पॉजिटिव होंगे। अब हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल हम ये करते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। अब इसमें सी और ए दोनों के साइन पॉजिटिव है। अगर मैं यहाँ पे बी तो उसका फार्मूला लगाऊँ, बी स्क्वायर माइनस 4ac का, तो क्या आता है यहाँ पे 4 माइनस ये मेरे पास 12, यानी कि ये मेरे पास -8 आ रहा है। ठीक है, तो इस केस में रूट ये आ गया डी लेस देन ज़ीरो आ गया, लेस देन ज़ीरो है, तो ये स्टेटमेंट को उसने फॉलो नहीं किया इसको। ठीक है, वो फॉलो नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये है कि रूट्स जो होंगे वो आपके पास पॉजिटिव नहीं होंगे। ये इसको बात को याद रखिएगा एग्जांपल से। यहाँ पे कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x ये कर लेते हैं प्लस 6। ठीक है, इसको कर लेते हैं। अब इस पे केस में बी स्क्वायर माइनस 4ac को पुट करते हैं, 25 माइनस 24 1। ठीक है, तो अब इस केस में 1 जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो है। अब ये जो है ना आपके पास पॉजिटिव होंगे, पहली बात आ गई। दूसरी बात जो है ना इसके साइन की बात मैंने बताई थी, सी का भी साइन पॉजिटिव और ए का भी साइन पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये आपके पास रूट्स इसके पॉजिटिव आ गए, पहला पॉइंट इसका क्लियर हो गया। इसका जो सेकंड पॉइंट है वो ये कहता है कि जो रूट्स होंगे आपके पास ऑपोजिट साइन के होंगे, यानी कि आपने x1 और x2 दो रूट्स निकालने हैं, तो इसके साइन एक का प्लस होगा एक का नेगेटिव होगा, वो किस केस में होगा।
वो उस केस में होगा जब आपके पास ए और सी दोनों के साइन ऑपोजिट होंगे। एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। अब यहाँ पे सी जो है इसका साइन और है, इसका साइन और है, ठीक है। इस केस में जो रूट्स हमारे पास निकलेंगे, आई थिंक इसका रूट निकलेगा 1 और -6 निकलेगा। इसके रूट्स दोनों के साइन के ऑपोजिट हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसका जो थर्ड पॉइंट है आपके पास वो ये है कि रूट्स आपके पास दोनों नेगेटिव कब होते हैं, यानी दोनों नेगेटिव होंगे, वो कब होंगे? अच्छा, दोनों नेगेटिव तब होंगे जब एक तो हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर देन 0 होगा, पहली बात। और दूसरी बात, हमारे पास ए, बी और सी तीनों साइन जो है ना हमारे पास सेम होंगे। किस तरह सेम होंगे, एग्जांपल कर लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। तो इस केस में क्योंकि अब तीनों साइन सेम है, तीनों साइन सेम का मतलब ये है कि यहाँ पे हमारे पास जो रूट्स होंगे दोनों नेगेटिव आपके पास आ रहे होंगे, ठीक है। और इसके बाद बस ठीक है, ये तीन इसके पॉइंट हैं, ये इनको अपने माइंड में रखना है, ठीक है। इसमें एक लास्ट जो इसका पार्ट है ग्राफ वाला, कि जो हमारे पास रूट्स होता है उसका ग्राफ मैंने बताया था किस तरह से पैराबोला होता है, यहाँ अपवर्ड होगा, यहाँ पे डाउनवर्ड होगा। अच्छा, उसमें भी दो तीन बातें हैं। पहले उसमें पॉइंट ये है कि अगर आपके पास ए की वैल्यू ग्रेटर हो और डी की वैल्यू भी ग्रेटर हो तो फिर वो आपका जो ग्राफ पैराबोला ग्राफ है दो पॉइंट्स को टच करेगा, एक्स एक्सिस के दो पॉइंट्स को टच करेगा, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट। सेकंड पॉइंट उसमें ये कहता है कि अगर आपके पास ए की वैल्यू लेस देन हो 0 तो डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0। अब डी और ए हम दोनों चीज़ों का पता है। इसमें केस में क्या होगा कि हमारे पास जो पैराबोला है वो इन दो पॉइंट पे टच करेगा, लेकिन उसका वो डायरेक्शन क्या होगी, उसके ऑपोजिट होगी। हमने इस चीज़ को डिस्कस किया भी था कि डाउनवर्ड कब होता है। थर्ड पॉइंट में क्या है, अगर हमारे पास डी जो है वो 0 आ जाए, ठीक है, और ए अगेन ग्रेटर हो, ठीक है, इस केस में क्या होगा कि हमारे पास जो पैराबोला है सिर्फ वो एक पॉइंट को टच करेगा, ये सिर्फ एक पॉइंट को टच करके इस तरह से इस दो पॉइंट को टच करेगा, होगा वो अपवर्ड। अपवर्ड क्यों होगा, क्योंकि ये ए ग्रेटर देन लेस देन ग्रेटर देन 0। अगर इसी को हम लेस देन 0 कर दें और डी को हम 0 कर देते हैं और ये लेस देन 0 है, तो इस केस में क्या होगा, पैराबोला जो आपके पास आएगा तो एक तो डाउनवर्ड आएगा और दूसरा वो टच करेगा एक पॉइंट को, ठीक है। तो इस तरह से ये चार बस तीन चार बातें हैं इसके अंदर। अच्छा, इसके अंदर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दें ताकि उसको मैं रिपीट कर दूं। क्लियर है, मुझे बता दें ज़रा, टेक्स्ट में बता दें या चैट में बता दें। अच्छा, एक्सप्रेशन में और क्वेश्चन में आपको है आइडिया कि एक्सप्रेशन किस तरह किस फॉर्म में होता है और क्वेश्चन किस फॉर्म में होती है? ठीक है, क्लियर है। चलें, बस अभी मैं इसमें नेक्स्ट मूव करते हैं चैप्टर नंबर 5 के ऊपर। चैप्टर नंबर जो 5 है आपके पास वो पार्शियल फ्रैक्शन के ऊपर है। और पार्शियल फ्रैक्शन में सबसे पहले जो मेन बात इम्पोर्टेंट है कि आपको पार्शियल फ्रैक्शन का पता होना चाहिए। अच्छा, पार्शियल फ्रैक्शन क्या होती है? पार्शियल फ्रैक्शन सबसे पहले ये होती है कि लेट्स सपोज यहाँ पे मेरे पास 1.6 है, उसको मैंने पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो उसकी पार्शियल फ्रैक्शन क्या बनेगी? पार्शियल फ्रैक्शन ये कहता है कि इसको कन्वर्ट कर दिया जाए, हाफ पार्ट्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाए। ये 1.2.3 बन जाएगी। इसको मैं अगर थोड़ा सा और मॉडिफाई करूँ तो ये बन जाएगी 1/2 माइनस 1/3। तो यही इसकी पार्शियल फ्रैक्शन है, ठीक है। इसको अगर सॉल्व कर दिया जाए तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन कहा जाता है। और ये जो प्रोसेस होता है इसको हम रेवोल्यूशन कहते हैं, इस प्रोसेस को। अच्छा, मैंने क्वेश्चन और उसका पूछा था एक्सप्रेशन का। क्वेश्चन जो होती है ना वो हमेशा आपके पास एक साइन के फॉर्म, डबल साइन के फॉर्म में होती है, यानी कि ए इज इक्वल टू बी। ये आपके पास एक क्वेश्चन है। और जो एक्सप्रेशन होता है वो इस तरह से होता है, ए प्लस बी प्लस सी या प्लस 4D, इस तरह जितना भी मर्जी कर लें, इसको ये हम एक्सप्रेशन कहते हैं। अच्छा, इसके अंदर चैप्टर नंबर 5 के अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कंडीशनल एक्सप्रेशन के बारे में, कि कंडीशनल इक्वेशन आपके पास क्या होती है। जी, क्वेश्चन है किसी का? अच्छा,
अच्छा, कंडीशनल इक्वेशन आपके पास क्या होती है? कंडीशनल इक्वेशन ये कहती है कि वो हमारे पास एक क्वेश्चन है 2x + 2 = 1। कंडीशनल इक्वेशन ये कहती है कि यहाँ मैं x की जगह पे कोई भी वैल्यू पुट करूँ तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई करे, इस पूरी क्वेश्चन को सेटिस्फाई करे। तो सबसे पहले यहाँ पे x की वैल्यू अगर यहाँ फाइंड की जाए तो वो बनती है -1/2 बनती है। ठीक है, अगर 1/2 को मैं यहाँ पुट करता हूँ, 2 × 1/2 + 2 = 1, तो ये -1 + 2 = 1, तो ये 1 = 1। x की इस वैल्यू के ऊपर जो है ये कंडीशनल इक्वेशन इसको सेटिस्फाई कर रही है। तो अगर इसमें मैं और थोड़ा सा सेटिस्फाई करूँ तो ये क्वेश्चन जो है ना विच इज़ ट्रू फॉर एवरी पार्टिकल कंडीशन। पार्टिकल कंडीशन कहते हैं कि x की कोई भी वैल्यू के ऊपर जो पार्टिकल वैल्यू है, कंडीशनल वैल्यू है, उसके ऊपर वो क्वेश्चन को जस्टिफाई करे। इसी तरह से आइडेंटिटी क्वेश्चन जो होती है वो इसके उलट होती है। तो वो ये कहती है कि वो सेटिस्फाई करती है क्वेश्चन को, यानी पर यहाँ पे मैं कहूँ आइडेंटिटी क्वेश्चन। सबसे पहले अगर मैं आइडेंटिटी क्वेश्चन का यहाँ पे साइन लगाऊं तो उसके 3 साइंस होते हैं, इस तरह से पैरेलल में 3 साइंस होते हैं। तो वो क्वेश्चन ये कहती है कि वो हमेशा ट्रू होती है, हर एक वैल्यू के लिए ट्रू होती है, हर एक वैल्यू पे वो ट्रू होती है यहाँ पे, यानी उसकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के ऊपर होती है। कैसे होती है? x² - 5x + 6 = x - 2 x - 3। अब यहाँ पे x की आप 4 ले लें, 5 ले लें, 6 ले लें, 3 ले लें, 2 ले लें, कोई भी वैल्यू पुट करें दोनों राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट साइड पे, तो ये दोनों राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड जो ना वो दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी क्वेश्चन होती है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो गए हमारे पास चैप्टर में। इस चैप्टर में जो हमारे पास आगे रैशनल फ्रैक्शन आ जाता है। रैशनल हमारे पास रैशनल नंबर क्या होते हैं? जो कि p/q की फॉर्म में होते हैं। पहली बात, अगर यहाँ पे फ्रैक्शन आ जाए तो फ्रैक्शन में का मतलब क्या होता है? तो कोई भी चीज़ इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन लिखी जाए। अब इसको में हम डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स के ऊपर रैशनल फ्रैक्शन को। पहला इसका होता है प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन और सेकंड होती है इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। ठीक है, अच्छा, प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में क्या होता है? प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में ना इसको एग्जांपल के साथ करते हैं। यहाँ पे x + 1 / x² + 1। ठीक है, ये एक एग्जांपल है और मैं दोनों को कंपैरिजन करके बताऊंगा आपको। यहाँ पे x⁴ + 1 / x⁴ + 1। अच्छा, प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में ये कहता है कि जो डिनोमिनेटर की पावर है वो हमेशा ग्रेटर हो नोमिनेटर की पावर से। तो इस तरह का जो हमारे पास फ्रैक्शन होगा वो रैशनल प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन होगा। तो अगर ये केस उल्ट कर दिया जाए, यानी कि हमारे पास जो नोमिनेटर की पावर है वो हमारे पास लार्जर हो डिनोमिनेटर की पावर से, तो इस तरह की जो क्वेश्चन होगी या इस तरह की जो फ्रैक्शन होगी उसको हम कहते हैं इम्प्रॉपर क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डिग्री ऑफ अ क्वेश्चन या डिग्री ऑफ अ फंक्शन। तो डिग्री ऑफ अ फंक्शन क्या होता है हमारे पास? क्योंकि हम इसमें डिग्री जो है ना, सबसे पहले डिग्री का पता होना चाहिए, डिग्री कहते हैं किसको। यहाँ पे एक क्वेश्चन है 2x² + bx + c। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आ जाता है कि इसकी डिग्री फाइंड करें। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे जिसकी जो भी पावर आ रही होगी वो उसकी डिग्री होगी, तो इसकी डिग्री 2 है। अगर एक क्यूबिक के फॉर्म में आ रही होगी तो उसकी डिग्री फिर 3 होगी। अगर ये हमारे पास फोर्थ फॉर्म में आ रही होगी पावर में, तो उसके मतलब ये है कि हमारे पास ये इसकी डिग्री जो है ना वो 4 होगी आपके पास। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इसमें रिड्यूसिबल। और अगर डिनोमिनेटर और नोमिनेटर की पावर इक्वल आ जाए, अच्छा इक्वल के केस में और उसके में ग्रेटर के केस में जो आपके पास होता है ना, ये एक सेकेंड, जो आपके पास होता है ना इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन, वो ये कहता है कि आपके पास जो डिनोमिनेटर की पावर है या तो ग्रेटर हो या फिर इक्वल हो डिनोमिनेटर से, उसके केस में वो इम्प्रॉपर में आ जाएगी। जी जी, इम्प्रॉपर में। अच्छा जी, जो रिड्यूसिबल फैक्टर आ जाता है, एक होता है रिड्यूसिबल और एक होता है इनरिड्यूसिबल। अब इन दोनों में मैं डिफरेंस बता देता हूँ, इनरिड्यूसिबल और रिड्यूसिबल में क्या होता है। अच्छा, अब नाम से ही पता चल रहा है इसका रिड्यूसिबल का क्या मतलब होता है। रिड्यूसिबल का मतलब होता है कि जो रिड्यूस हो सके, लाइक x² - 1 को रिड्यूस करें तो क्या बनता है x + 1 और x - 1, ये रिड्यूस हो गया।
इसके ऊपर मैं अगर बात करूँ इन इररिड्यूसिबल की, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन, अब इसको मैं इररिड्यूसिबल नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये जो है ना वो इसका इररिड्यूसिबल जो है ना वो ख़त्म नहीं, पॉसिबल नहीं है इसका। लेकिन अगर इसको मैं करना चाहूँ तो ये हो भी सकता है। कैसे हो सकता है, ये इसको मैं करके दिखाता हूँ। यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वन को मैं अगर करूँ तो ये बनता है एक्स स्क्वायर माइनस वन, और एक्स करता है माइनस वन अंडर रूट, जो कि फर्दर बनता है अयोटा और माइनस अयोटा, ठीक है। लेकिन हमने बात करनी है रियल नंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन रियल नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो है ना ये इररिड्यूसिबल है, कम्प्लेक्स नंबर में ये रिड्यूस हो रहा है, जो हमारे लिए वो मैटर नहीं करते वैसे इतने ज़्यादा। लेकिन हमारे पास रिड्यूसिबल फैक्टर्स और इनरिड्यूसिबल फैक्टर्स हमेशा बात कर रहे होंगे रियल नंबर्स के बेस के ऊपर। ठीक है जी, यहाँ ये चीज़ें क्लियर है, यहाँ पे मुझे बता दें ज़रा। ये है क्लियर यहाँ पे, ये जितने मैंने अभी तक पॉइंट बताया। अच्छा, जो भी किसी किस्म का भी कंफ्यूजन हो वो मुझे बता दीजिएगा, ताकि उसको मैं जो है ना डिस्कस कर लूँ। उसमें क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं? अच्छा, क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, ठीक है। जो जो रिड्यूसिबल है ना, वो हमारे पास एक क्वेश्चन लिखी होगी एमसीक्यूज के अंदर, तो वो उसमें ये कहता है कि इसका जो है ना ऑप्शंस में दिया होगा कि जो फ्रॉम अपर गिवन इक्वेशन कि इसके जो है ना कौन सा ऑप्शन है जो इसके रिड्यूसिबल या फिर इसके इररिड्यूसिबल फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा होगा। उसमें से तीन में से कोई भी एक चूज होगा, वो आप देख के बताएंगे कि ये रिड्यूस हो रहा है या नहीं होगा, वो आप सॉल्व करेंगे खुद उसको। पैराबोला में जो ग्राफ डाउनवर्ड था उसमें जिसकी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो थी, वो डिपेंड करती है। सबसे पहले ना डाउनवर्ड के लिए सबसे मेन बात वही होती है, आपका ए होता है। अगर ए आपके पास ग्रेटर देन जीरो है तो उसका मतलब ये अपवर्ड में आ रहा है। अगर ए आपका डाउनवर्ड जा रहा है तो उसका मतलब ये है कि वो फिर आपका नीचे की तरफ आ रहा है, वो वैल्यू आ रही है। जो जहाँ तक डिस की बात है ना, अगर आपके पास ये जो डी की वैल्यू ग्रेटर आएगी ना, तो इसका मतलब ये है कि 2 पॉइंट्स को टच करेगा आपका पैराबोला इसके साथ। अगर इसी के साथ अगर डी की वैल्यू लेस आ जाती है तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो क्या कहते हैं वैल्यू है वो टच करेगा नहीं वो पैराबोला को, वो एयर में होगा, स्पेस के ऊपर ही होगा। और इस केस में अगर डी की वैल्यू ग्रेटर आ जाती है, इसका मतलब ये है कि वो डाउनवर्ड होगा और पैराबोला एक पॉइंट 2 पॉइंट्स को टच करेगा। ये एक पॉइंट नहीं है, 2 पॉइंट्स हैं यहाँ पे, यहाँ भी पॉइंट है, यहाँ पॉइंट है, 2 पॉइंट्स को टच करेगा। ये क्लियर है? मुझे बता दें ज़रा। पैराबोला की, ठीक है। अच्छा, अब इसमें ना मैं 4 ट्रिक्स बता रहा हूँ इस चैप्टर के अंदर। ये ट्रिक्स के बेस पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है ना सॉल्व हो जाती हैं। एक सेकेंड, ठीक है। अच्छा जी, मैं ना 4 टाइप्स बताऊंगा इसकी, 4 टाइप्स पे ये क्वेश्चन इसके सॉल्व होते हैं। टाइप 1 सबसे पहले बताऊंगा, फिर इसके बाद चैप्टर को वाइंड अप कर देते हैं, सेक्शन को आज के। टाइप 1 जो है ना वो इसमें ये कहती है, टाइप 1 में आपके पास लेट्स सपोज क्यू ऑफ एक्स एक हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन है, ठीक है। और इस क्यू ऑफ एक्स के अंदर आपका पास ये जो है ना ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो हमेशा होना चाहिए। अच्छा, ये हमारे पास क्या कहती है, टाइप 1 क्या कहती है? टाइप 1 ये कहती है कि आपके पास क्यू ऑफ एक्स जो है ना वो नॉन रिपीटेड होना चाहिए। एग्जाम्पल हम इसको करते हैं, यहाँ नॉन रिपीटेड का मतलब ये है कि क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए वन, एक्स माइनस ए टू, सो ऑन एक्स माइनस ए एन। इस तरह से कर लें। और अगर नंबर की बात करें तो एक्स माइनस फोर, एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस फाइव या 8 कर लें, ठीक है। तो इस तरह की जो टाइप होगी वो आपके पास इसकी फर्स्ट टाइप आएगी। अच्छा, अब इसकी एग्जांपल करते हैं। हमारे पास एक्स माइनस ए वन है, ऐसे करते हैं, इसको दूसरा से कर लेते हैं। एक्स माइनस, इसको कहता है कि ये क्वेश्चन आ जाता है कि इसको सॉल्व करना है पार्शियल फ्रैक्शन में। तो इसके पार्शियल फ्रैक्शन बनेगी एक्स प्लस वन
एक्स माइनस वन। इसको फर्दर करें तो ये बनेगी ए ओवर एक्स प्लस वन प्लस बी ओवर एक्स माइनस वन। ठीक है, अब ये जो है ना दोनों रिपीटेड नहीं है, डिफरेंट है। रिपीटेड का मतलब ये है कि यहाँ पे भी अगर एक्स प्लस वन आता तो ये रिपीटेड हो रही होनी थी आपकी फॉर्म्स। ठीक है जी। टाइप टू, अच्छा टाइप टू में क्या कहता है जी? टाइप टू में ये कहता है कि वही आपके पास पी ऑफ एक्स है डिवाइडेड बाय क्यू ऑफ एक्स है विच नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। अच्छा, इस केस में वो ये कहता है कि सब इसमें क्यू वाले फैक्टर्स रिपीट हो रहे हो, बार बार रिपीट हो रहे हो, लेकिन रिपीट किस ऑर्डर में हो? पहला उसका सेम वही फंक्शन आए, फिर उसका एक्स माइनस ए का स्क्वायर में आए, फिर उसकी पावर जो है ना वो इस तरह से इंक्रीज होती रहे। बेशक रिपीट हो लेकिन उसकी पावर जो है ना वो इंक्रीज हो रही हो। इस तरह टाइप में किस तरह से एग्जांपल सॉल्व करेंगे? ये हो रहा हुआ ए ओवर एक्स माइनस वन प्लस बी ओवर, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे, एक्स माइनस वन का स्क्वायर प्लस सी ओवर एक्स माइनस वन का क्यूब। ठीक है जी, ये आपकी थी सेकंड टाइप। अच्छा, थर्ड टाइप आ जाते हैं। थर्ड टाइप के ऊपर क्या कहता है कि वही आपके पास पी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय क्यू ऑफ एक्स है विच दिस इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अच्छा, अब क्यू में वो ये कहता है कि इस केस के अंदर जो क्यू ऑफ एक्स है वो आपके पास इनरिड्यूसिबल है। इनरिड्यूसिबल का हमने पढ़ा था कि इनरिड्यूसिबल क्या होता है कि जो कि फर्दर हम रिड्यूसिबल उसको ना कर सकें। तो उस केस में हम क्या करेंगे? उस केस में हम यहाँ पे एग्जांपल एक लेता हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब ये फैक्टर जो है ना हमारे पास इनरिड्यूसिबल है। इसको अगर हम सॉल्व करें तो ए ओवर, इसको हम पहले करेंगे एक्स प्लस वन प्लस बी ओवर एक्स माइनस वन। अब इसको लेके आएंगे सी एक्स प्लस डी। इसके ऊपर दो हमारे पास स्क्वायर में आ रहा था यानी कि टू था हमारे पास, डबल इसका जो ना पावर है, तो सी और डी दो आ जाएंगे इसके अंदर, और नीचे एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस वन आ जाएगा। इसको हम इस तरह के जो है ना फंक्शनों को इस तरह से लिखेंगे, और ये जो है ना कांस्टेंट ऐसे इंक्रीज होते रहेंगे, सी डी ई एफ। जिस तरह से ये पावर इंक्रीज होगी, तीन होंगे तो सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई आ जाएगा। चलिए, जो लास्ट इसकी टाइप है फोर्थ टाइप। फोर्थ टाइप में ये कहता है कि वही पी ऑफ एक्स आपके पास है, क्यू ऑफ एक्स है विच इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अच्छा, इस केस में जो क्यू आपके पास है वो एक तो आपके पास इनरिड्यूसिबल है, पहली बात। तो सेकेंड बात वो रिपीटेड है। अच्छा, उसकी एग्जांपल ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसका हमने पीछे डिस्कस किया था कि ये इनरिड्यूसिबल है। ठीक है, इसी का अगर स्क्वायर ले लिया जाए तो इसका मतलब ये है कि जो टू टाइम्स आ रहा है तो इसका ये रिपीटेड के केस में आ गया। इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे? इसको करेंगे ए डिवाइडेड बाय, अब ये इसकी दो पावर है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस सी एक्स प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल का स्क्वायर। क्योंकि हमने सेकंड टाइम में पढ़ा था ना, सेकंड टाइम हमने क्या पढ़ा था कि अगर क्यू ऑफ एक्स हमारे पास ये रिपीटेड आ जाता है तो फिर हमने क्या करना है कि उसकी पावर को ऐसे इंक्रीज करते जाना। ठीक है, तो ये इसकी चार टाइप्स हैं। बस ये चैप्टर आपका यहाँ पे फिफ्थ खत्म हो गया, और इसके अंदर बस ये चीज़ें कुछ करने वाली हैं। बाकी अब इसकी एग्जांपल करेंगे तो वो आपको खुद सॉल्व हो भी जाएंगी बहुत ईजी से। अच्छा, इसमें अगर किसी का क्वेश्चन है तो बता दें मुझे, ताकि मैं उसको दोबारा डिस्कस कर दूँ। इसमें आई थिंक और तो नहीं है कोई चीज़। नहीं, इसमें और नहीं है। इसमें मुझे बता दें अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो, ताकि मैं उसको एक दफ़ा रिपीट कर दूँ दोबारा से।
नहीं क्लियर है, ठीक है। अच्छा, कल ना हमने स्टार्ट करना है कैलकुलस का, और अभी जो है ना मैं उसको अपलोड कर दूंगा उसके ऊपर। आपके जो है ना जो लेक्चर है फंक्शन एंड लिमिट का सेकंड ईयर का, तो उसको मैं कर दूंगा, उसको आप देख लीजिएगा। अच्छा, मैंने ना इसमें फंक्शन और डोमेन की रेंज की थोड़ी सी बातें बतानी थी आपको, जो हमने चैप्टर नंबर 2 किया था। हमने फंक्शंस को पढ़ा था, सेट के फंक्शंस को। उसमें मैंने डोमेन और रेंज का बताना है आपको, वो जरा एक दफ़ा देख लें इसके अंदर। ये आपके पास ट्रिग्नोमेट्री नहीं करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर जो है ना 4-5 चैप्टर है, उसमें से 2 एमसीक्यूज या 1 एमसीक्यूज आता है, तो उसको हम लास्ट में करेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। जो मेन चैप्टर्स हैं कैलकुलस वाले, वो फिर रह जाएंगे पीछे अगर हम उस पर फोकस करेंगे तो। वो कैलकुलस वाले हमने वैसे चैप्टर्स 3 दिन में कर लेना है कवर, कैलकुलस के जितने चैप्टर्स हैं। ये आपके पास जो रेड में शो कर रहे हैं, ये आपके पास डोमेन है, और उसके बाद ये जो आपके पास है, ये येलो में आ रहे हैं, ये आपके पास रेंज आ रही है। ठीक है, तो ये डोमेन रेंज का आपको पता होना चाहिए। बाकी इसके अंदर मैंने इनटू, ऑन टू और इसके इंजेक्टिव वगैरह के मैंने बता दिए थे, तो वो उसको आप एक दफ़ा देख लीजिएगा सारे। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन नहीं है तो ताकि हम इसको फिर एंड करें इस सेशन को।